हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को समझाने की कोशिश करती है कि अब उससे मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसका हस्बैंड यहाँ पे है। वो अपने हीट साइकिल के दौरान उसकी हेल्प ले सकता है, लेकिन विंग जो कि अभी भी लैनवांग जी पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता था। और ऑफ कोर्स सी बात है, किया भी कैसे जा सकता है। 16 साल अलग रहने के बाद वो अचानक से उसके सामने आया। चलो आया तो आया, अभी तक उन लोगों के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं हुई है, तो उससे जाके कैसे कह दे कि यार मेरा हीट साइकिल आने वाला है और तुम आके मेरी हेल्प करो। ये तो विंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वो अपने ईगो को ना हर्ट कर दे। भले ही यहाँ पे विंग के लिए ईगो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी उसके लिए एक चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट थी कि अगर लैनवांग जी यहाँ पे उसके लिए आया होगा तो उसको पहले उस बात को साबित करना होगा। और अभी विंग कम्प्लीटली कन्विंस नहीं था कि लैनवांग जी उसके लिए आया है, इसलिए अभी तो वो उसकी हेल्प नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, फाइनली वैनगिंग ने हार मानते हुए उसको बोल दिया था कि वो शाम तक उसको मेडिसिन्स दे देंगी। तो यहाँ पे कुछ ही देर बच चुकी थी, ऑलमोस्ट इवनिंग होने ही वाली थी। तो यहाँ पे विंग बोलता है ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, टाइम हो रहा है तो मुझे दे सकती हो। तो ऐसा कहते हुए उसने इनडायरेक्टली वैनकिंग को बोल दिया था कि जाओ और मेरे लिए मेडिसिन लेके आओ। वैनकिंग अपने सीट से उठते हुए नोट करती है। हालांकि उसका मन तो नहीं था कि वो मेडिसिन और विंग को दे, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती थी कि उनका क्या साइड इफ़ेक्ट विंग के अंदर चल रहा है। ऑफ कोर्स सी बात है, विंग भले ही जताता नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है। ऑलरेडी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से वो मेडिसिन्स, इतने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, मतलब पेन किलर्स। ऑफ कोर्स सी बात है, एक दर्द को ठहरा देने वाला जो दवा होगा वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। और हीट जैसी चीज़ों को शांत करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वैनकिंग ने उनको बनाया भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी यार वो मेडिसिन्स। बट वैनकिंग अभी तक उसको दे रही थी क्योंकि इसके अलावा विंग के पास कोई चॉइस नहीं थी। बट अब विंग के पास चॉइस थी, फिर भी वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता था। फाइनली वैनकिंग केव से बाहर आ चुकी थी, बट केव से बाहर जैसे ही वो आई थी, उसने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी लैनवांग जी उसके सामने आते हुए उसको रोकते हुए बोलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैनकिंग पहले केव की तरफ देखती है और उसके बाद लैनवांग जी की तरफ। उसे लगता है कि कहीं लैनवांग जी ने कुछ सुना तो नहीं ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी शायद वैनकिंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ चुका था और उसका बिना क्वेश्चन पूछे उसने आंसर किया, शायद तुम सही सोच रही हो। ऐसा कहते हुए उसने एक और शब्द नहीं कहा और यहाँ से टर्न हो गया। वैनकिंग को इशारा मिल चुका था कि अब लैनवांग जी उससे अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए उसने भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाए। लगभग 5 मिनट में ही वो लैनवांग जी के रूम में आ चुके थे। लैनवांग जी अपनी सीट पे जाके बैठता है। एक टेबल था जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कुशन्स रखे हुए थे जो कि बैठने के लिए थे। उसने अपनी जाके सीट ली, उसके बाद वैनकिंग को वहाँ पे बैठाया और उसके बाद पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि विंग को हीट के टाइम पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि कोई भी ओमेगा हीट साइकिल में अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकता है, और अगर वो अनमार्क्ड ओमेगा हो तो भी शायद मुझे समझ में आता है कि वो पेन फील करे। लेकिन विंग ऑलरेडी मार्क्ड है, उसे मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, तो उससे इतना पेन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि ऐसा क्यों है। वैनकिंग थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करती है और उसके बाद लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो क्या तुम उसकी हेल्प कर पाओगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं भी बताती हो तो भी उसकी हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं पता इन 16 सालों में उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या इन 16 सालों में ऐसा कुछ हुआ है जो कि मुझे जानना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो कि मुझसे छुपा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे वैनकिंग सर को हिलाते हुए हाँ मैं आंसर करती है। तो लैनवांग जी बोलता है, और वो बात क्या है। तो अब हम यहाँ से सीधे 16 साल पहले चलते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि विंग ने जो है ना अपनी गोल्डन कोड चैन चैन को दे दी थी। यहाँ पे भी सेम वैसे ही था, लेकिन इसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। जब 3 महीने वो ब्यूरल माउंट में रहा, वहाँ पे बहुत रिसेंटफुल एनर्जी थी और वो अपने पूरी तरीके से ध्यान में खो चुका था।
उस वक्त जब भी उसे पेन होता था तो वो अपनी डिमोनिंग कल्टिवेशन, ये लोहा या रिसेंटफुल एनर्जी कुछ भी इस्तेमाल करके अपने आप को काबू कर रहा था। 3 महीने के बाद जब विंग ब्यूरल माउंट से बाहर निकला तो तब सिचुएशन थोड़ी ठीक थी, वो उसकी हेल्थ भी ठीक थी और उसके बाद विंग और लैनवांगी दोनों के बीच में इंटीमेसी हो चुकी थी। बट यहाँ पे विंग नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना वो लैन सेक्ट में था, जिसकी वजह से लैनवांगी और उसके बीच में चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। और ऑफकोर्स सी बात है, विंग की हीट उस टाइम पे आई भी नहीं थी। उसके बाद जब विंग कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ के वहाँ पे गया था, आई मीन ब्यूरल माउंट में गया था, तो तब जाके उससे 3 महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट था। विंग ने इस प्रेगनेंसी के मतलब टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं की थी, मतलब उसे पेन नहीं होता था। हालांकि उसकी क्रेविंग्स चलती थी, उसको मूड स्विंग्स होते थे और फिजिकली अटैच होने की उसकी इच्छा होती थी, बट उसमें उसको पेन नहीं होता था। हाँ, होता भी था तो भी वो अपने आप को मैनेज करता था, काबू करता था। लेकिन ये पेन उससे तब सबसे ज़्यादा लगने लगा जब जुआन की डिलीवरी हुई। जुआन की डिलीवरी के बाद वो अपने हीट साइकिल पे जब दोबारा से आया तो तब उसे फील होने लगा कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है। विंग इतने पेन में रहता था कि वो खुद को मतलब अपने आप से भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करे ना, तो भी उसका कोई काम नहीं करता था। विंग की सांसें रुक जाती थी, वो इतना दर्द में होता था कि उसकी पूरी बॉडी लाल पड़ जाती थी और वो बस रातों रात दिन रात बस चिल्लाते रहता था। बस वो वैनकिंग से रिक्वेस्ट करता था कि कोई ऐसी मेडिसिन बना दो जिससे मेरा दर्द कम हो सके। और तब से ही अभी तक विंग इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वैनकिंग ये अच्छे से जानती है कि ये मेडिसिन्स उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाते जा रही हैं और इसीलिए उसने विंग से बोला था कि आज वो तुम्हारी हेल्प ले ली, बट वो हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे लैनवांग जी एक नहीं दो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले विंग ने अपनी गोल्डन कोर जैन चैंग को दे दी। तो क्या यही वजह थी जब विंग और लैनवांग जी अकेले रहा करते थे उसे कुछ महसूस होता था, ऐसा लगता था कि विंग अधूरा है। तो क्या बस इसी वजह से उसने विंग से कई बार पूछा कि कैसी कोई बात है जो उससे छुपा रहा है, लेकिन विंग ने इस बात पे डायरेक्टली ना बोल दिया कि वो कुछ भी नहीं छुपा रहा है। इसके बाद लैनवांग जी इस बात पे शॉक था कि विंग ने मतलब युवान उनका बेटा है, इस बात का आज तक उसे पता नहीं लगने दिया। हालांकि युवान के साथ कुछ अटैचमेंट तो थी लैनवांग जी को, बट उसको लगता था कि शायद वो स्पेशल है, बहुत अच्छा है, ओबिडेंटल है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो चीज़ें उसको सिखाई जाए वो सीख लेता है और जो चीज़ें उसे नहीं आती हैं उसके लिए वो बहुत बार मेहनत करता है। शायद इसीलिए लैनवांग जी को पसंद आता है। लेकिन वो कभी नहीं जानता था कि जिस बच्चे को वो इतना पसंद कर रहा है वो उसका खुद का बच्चा होगा। यहाँ पे तीसरा शौक लैनवांग जी के लिए ये था कि विंग ने आज तक उसके बेटे को ये तक नहीं बताया कि उसका पिता कौन है, क्योंकि अगर बताया होता तो युवान आज तक उससे इतना दूर नहीं रहता। ऑफकोर्स सी बात है, वो उससे बात करता, चलो नफरत ही कर लेता, गुस्से में ही बात कर लेता, लेकिन एटलीस्ट इतना नॉर्मल बिहेव तो नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे लैनवांग जी के दिमाग में चल रही थी। वैनकिंग ने ऑब्जर्व कर लिया था कि लैनवांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैशअप हो चुका है। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम समझ सकते हो कि विंग किस परिस्थितियों से गुजर रहा है? तो यहाँ पे लैनवांग जी वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, विंग ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन ऐसा कहते हुए उसके खुद के गले में भी ना थोड़ा भारीपन आ चुका था। ऑफकोर्स सी बात है, उसे अभी अभी पता चला था कि वो पिता बन चुका है, लेकिन आज तक उसने इस सुख को पाया ही नहीं था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो विंग की मजबूरी समझे या फिर उस बात के लिए उस पर गुस्सा करे। उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ी देर रुकते हुए फिर से आंसर करता है, उसकी हेल्प करना मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य को जरूर निभाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं विंग और युआन दोनों से ही बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वैनकिंग को इनडायरेक्टली बोल चुका था कि अब वो यहाँ से जा रहा है। आई मीन वो उठता है अपनी सीट से और अपने कदमों को अपने कमरे से बाहर निकालता है। उसको याद आता है कि उसके बीचन उसके पास नहीं है। उसने
फिर से अपने कदमों को विंग की केव की तरफ बढ़ाया। थोड़ी देर में ही वो वहाँ पे पहुँच चुका था, लेकिन अंदर का नज़ारा देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। सामने एक लिटिल फिगर, छोटा सा बच्चा था, जो कि उस बीचिन को अपने हाथ में लिए था और उस बीचिन को इतने प्यार से देख रहा था, जैसे कि वो उस बीचिन को अपने हाथ में लेके ना बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसको ही पाना चाहता था। यहाँ पे वो कोई और नहीं, युवान था। युवान जो कि अपने बाबा को ढूंढते हुए यहाँ पे आया था, लेकिन उसका बाबा यहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से उसकी नज़र टेबल पे के कॉर्नर पे रखी हुई वो तलवार पे पड़ती है, जो कि लैन वांगजी की थी। वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था ये देख के कि वो उसके पिता की तलवार है। उसने कदम आगे बढ़ाए, उस तलवार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद अपने हाथ में लेने के बाद सोचा, बाबा कहते हैं कि पुराने लोग अपनी तलवार अपने बच्चों को देते हैं विरासत के तौर पे। क्या मेरे पिताजी भी कभी मुझे ये तलवार देंगे? वैसे ये तलवार और पिताजी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाबा ने बताया था, लेकिन क्या कभी हम दोनों एक हो पाएंगे? मुझे सच में पिताजी मेरी लाइफ में चाहिए। क्या वो कभी हमारी लाइफ में वापस आ भी पाएंगे? क्यों बाबा को ऐसा लगता है कि पिताजी हमें फिर से तकलीफ देने आए हैं? प्लीज़ भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए ना कि पिताजी हमेशा हमारे साथ रहें और हम सब एकदम खुशी से एक दूसरे के साथ रहें। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा यहाँ से जाए, और अगर जाएं भी तो हमें साथ में लेके जाएं। बहुत सारी इमोशनल चीज़ें थी जो इस वक्त युवान के दिमाग में आ रही थी, और इसी इमोशनल फीलिंग्स के साथ वो बीचिन को भी टच कर रहा था। पीछे से लैन वांगजी उसको देखे जा रहा था। लैन वांगजी ने बहुत धीरे धीरे अपने कदमों को युवान की तरफ बढ़ाया। उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है, हमारी तलवार और हमारे फॉरहेड रिबन को वही टच कर सकता है जो कि हमसे कनेक्टेड हो। तुम्हें पता है युवान, हम कल्टिवेटर्स की लाइफ में तलवार बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब हम अपनी लाइफ में अंतिम सांसें ले रहे होते हैं ना, तो तब हम अपनी तलवारों को अपने बच्चों को या अपने हायर्स को विरासत के तौर पे देते हैं। क्या तुम इस विरासत को संभाल पाओगे? लैन वांगजी ने अभी अभी जो क्वेश्चन युवान से पूछा था, युवान को समझ ही नहीं आया कि उसका क्या आंसर देना चाहिए और इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझना चाहिए। युवान ने लैन वांगजी की तरफ देखा तो लैन वांगजी ने युवान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बोला। चलो ठीक है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक पिता की तलवार पे एक बेटी का अधिकार होता है। जब पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो तब वो पिता अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से तलवार देता है, और इस तलवार की मान सम्मान को बचा के रखना उसके बेटे का फर्ज होता है। मैं इसे तुम्हें देने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? लैन वांगजी को लग रहा था शायद युवान कुछ भी नहीं जानता, लेकिन युवान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लैन वांगजी को लगा कि शायद वो इसलिए शॉक्ड है ये जान के कि लैन वांगजी ही उसका पिता है, लेकिन ऐसा नहीं था। युवान ने बहुत ज़्यादा शॉक्ड एक्शंस के साथ लैन वांगजी की तरफ देखा और उसके बाद अपनी सेकिंग वॉइस में पूछा, आप कैसे जानते हैं? मेरा मतलब है, क्या आपको पता है कि मैं आपका बेटा हूँ? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब शॉक होने की बारी लैन वांगजी की थी। लैन वांगजी, जो कि अभी तक उसका हाथ युवान के कंधे पे था, वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये जो बात उसे बता रहा है वो बात उसे पहले से पता होगी। यहाँ पे लैन वांगजी युवान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम इस बात को पहले से जानते थे? क्या तुम्हें पता था कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ? तो यहाँ पे युवान थोड़ा सा नर्वस होते हुए और उसी नर्वसनेस के साथ आंसर करता है, हाँ मैं जानता था, लेकिन बाबा ने मुझे मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं। तो यहाँ पे लैन वांगजी युवान से पूछता है कि तुम कैसे जानते हो? तो यहाँ पे युवान बताता है कि बाबा ने हमेशा से ही मुझे आपके बारे में बताया। लैन वांगजी बोलता है, ओके, तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, लेकिन तुमने मुझे देखा कब? क्या जब मैं ब्यूरियल माउंट में आया था तब तुमने मुझे देखा और तब विंग ने तुम्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ? तो यहाँ पे युवान अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं पहले से जानता था। तो यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए बोलता है, तो क्या नाइट हंट के दौरान जब हम मिले थे
तब की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे युआन अपने सर को फिर से हिलाता है और उसके बाद बोलता है, नहीं, मैं उससे भी पहले से जानता था। तो यहाँ पे लैन वांगजी युआन से फाइनली पूछ ही लेता है कि वो कैसे जानता है। ठीक है, विंग ने उसके बारे में बताया होगा, वो ऐसा दिखता है, उसकी ऐसी हरकतें हैं, या फिर वो इतना अच्छा कल्टिवेटर है, वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनता है, उसके फॉरहेड पे रिबन रहता है, लेकिन वो पहचान कैसे गया? तो यहाँ पे युआन बोलता है, बाबा ने आपकी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बना के रखी हैं। इस वक्त जो परिस्थिति युआन के सामने थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए युआन बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जब विंग को ये पता चलेगा कि लैन वांगजी को पता चल चुका है कि युआन उसी का बेटा है, तो वो क्या करेगा। लैन वांगजी युआन को वहाँ से लेके जाने की जिद भी कर सकता है, या फिर उस पर आरोप लगा सकता है कि उसने उसे कभी नहीं बताया। हालांकि युआन से सच्चाई छुपी नहीं है, विंग ने उसे हर एक चीज़ बताई है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जितनी चीज़ें विंग जानता है उतनी ही चीज़ें युआन को भी पता है, क्योंकि विंग ने अपने और युआन के बीच में कभी कोई राज नहीं रखा। इवन जब से युआन ये पूछता था कि उसके पिताजी कहाँ हैं, तो तब से ही विंग ने लैन वांगजी के पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया था, और हर बार लैन वांगजी के एक अलग तरीके के, अलग पोजेस के साथ उसने युआन को उसके पोर्ट्रेट्स बना के दिए थे। लेकिन हाँ, युआन को ये परमिशन नहीं थी कि वो उन पोर्ट्रेट्स को अपने रूम में लेके जा सके या फिर कहीं और लेके जा सके। कभी कभार लेके जाना एक अलग बात है, लेकिन परमानेंटली वहाँ पे नहीं रख सकता। इसलिए विंग ने उन पोर्ट्रेट्स को एक सीक्रेट रूम में रखा था, जो कि केव से होके जाता है। तो यहाँ पे लैन वांगजी युआन से बोलता है, क्या वो पोर्ट्रेट्स अभी भी हैं? तो यहाँ पे लैन वांगजी युआन अपने सर को हिलाते हुए हाँ मैं आंसर करता है, और उसके बाद बोलता है, जब भी बाबा को आपसे बात करनी होती है तो वो उन पोर्ट्रेट से बात करते हैं। ये बात सुनते हुए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। आखिरकार कोई इंसान एक पोर्ट्रेट से कैसे बात कर सकता है? उसे फील हो रहा था कि उसने आज तक की लाइफ में विंग को कितना अकेला कर दिया। वो अपनी बात बोलना भी चाहे तो भी लैन वांगजी से नहीं बोल सकता था, उसे सहारा लेना पड़ा पोर्ट्रेट्स का। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है उसने आज तक की लाइफ में, विंग का हस्बैंड होने के बावजूद भी? कुछ भी नहीं। तो वो आज आके अधिकार कैसे जमा सकता है, कैसे बोल सकता है कि वो उसका हस्बैंड है, उस पर पूरा अधिकार है, जबकि उसके लाइफ के हर एक टफ सिचुएशन में वो सिर्फ अकेले लड़ता रहा है। वो कैसे कह सकता है कि वो उसे माफ़ कर दे? शायद उसके काबिल लैन वांगजी है ही नहीं। ये सारी बातें लैन वांगजी अपने मन में सोच रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए उसने युआन से पूछा कि क्या मैं उस सीक्रेट रूम को देख सकता हूँ? तो यहाँ पे युआन थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करता है, उसके बाद सोचता है, शायद मुझे दिखा देना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर बाबा को पता चल गया तो? यहाँ पे युआन थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद लैन वांगजी को देखते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर बाबा अंदर आ गए तो आपको सिचुएशन हैंडल करनी होगी। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, बिल्कुल, आज के बाद जो कुछ भी होगा उसे मैं ही हैंडल करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे उसे देखना है। युआन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसके बाद अपने टीथ पे अपने फिंगर को रख के उसमें एक कट लगाया, और उसके बाद वहाँ पे हवा में ही एक मंत्र लिखा, जिसको उसने अपने हाथ की पावर के साथ सामने जो दीवार थी ना, उस पे मार दिया था। थोड़ी ही देर के बाद वो दीवार हिलने लगी थी। लैन वांगजी को थोड़ा डर लगने लगा था, बट वो दीवार थोड़ी थोड़ी खिसक रही थी, जिसकी वजह से अंदर का व्यू धीरे धीरे उसको दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है। लैन वांगजी और युआन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे, और युआन ने लैन वांगजी को आगे बढ़ने के लिए बोला। लैन वांगजी और युआन दोनों ने ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही वो अंदर पहुंच चुके थे, युआन ने फिर से उस दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से नहीं किया था। यहाँ पे जाके लैन वांगजी एक एक करके सारे के सारे पोर्ट्रेट्स को देखने लगा था। कुछ टंगे हुए थे तो कुछ फोल्ड थे। उसने ऑलमोस्ट सभी के सभी जितने भी पोर्ट्रेट्स वहाँ पे थे ना, जितनी भी पेंटिंग्स थी, सभी को देख लिया था। बट इन सभी पोर्ट्रेट्स को देखने के बाद उसे थोड़ी सैडनेस होने लगी थी, क्योंकि ये सारे पोर्ट्रेट्स या फिर वो उसमें अकेला था या फिर युआन के साथ था। कहीं भी विंग उन पोर्ट्रेट्स में या उन पेंटिंग्स में उसके साथ नहीं था।
क्या विंग ने सच में मुझे खुद से इतना दूर कर लिया था? लैनवांग जी के दिमाग में बस अभी एक यही सवाल चल रहा था, लेकिन उसका सवाल तभी इंटरप्ट हो गया जब दोनों को ही, यानी कि युआन और लैनवांग जी दोनों को ही पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।